यस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का रसायन विज्ञान, ठीक है। तो लास्ट क्लास जो है मैंने आपको समझाया था कि जो विलयन चैप्टर है, ये जो विलयन आपका जो प्रथम जो अध्याय है, जो पहला आपका चैप्टर है, इसमें मैंने आपको समझाया था कि विलयन के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, जो टर्म है वो यूज़ होते हैं, पद है ना। फॉर एग्जांपल कि आंशिक दाब क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, हिमांक, कवतनांक, गलांक, है ना। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया था और आपको मैंने वाष्प दाब के बारे में बताया था। शुद्ध विलायक या विलय के वाष्प दाब को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे हम उसको दर्शाते हैं, है ना। और साथ में मैंने आपको ये भी समझाया था कि किसी विलयन के अंदर अगर कोई अवयव है तो उसके अपने अपने वाष्प दाब होंगे और हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में ना हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया है, ठीक है ना। इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा उससे आगे। और किसी विलयन का, यानी कि द्रव होगा विलयन, या फिर किसी द्रव में ठोस को अगर हम घोलेंगे तो उसका जो विलयन होगा, जो बनेगा विलयन, उस विलयन का हमें निकालना पड़ेगा वाष्प दाब। तो कैसे निकालेंगे, इस लेक्चर में हम उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। और आज हम लोग जो है जब एक विलयन का निकालेंगे वाष्प दाब, तो उसी विलयन के वाष्प दाब को मेजर करने के लिए जो सबसे पहले बात किया था, वो बात क्या किसने, राउल्ट ने। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे विस्तार से, ठीक है। और इसके अंदर जो टर्म होगा ना, जितने भी टर्म हैं यूज़ होंगे, वो सब मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर दे क्लास आज की हम लोग, है ना। और हेडिंग करेंगे हम लोग आज का क्या, द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। मतलब जो वाष्प दाब होगा, आप उसकी गणना कैसे कर पाएंगे, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है ना भाई। हाँ, तो विलयन का आपको निकालना है वाष्प दाब, कैसे निकालेंगे उसकी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो, इसी मतलब किसी विलयन का अगर हम लोग निकालें वाष्प दाब, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसमें राउल्ट का नियम ना ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या, हाँ, राउल्ट का नियम, ठीक है भाई साहब। तो राउल्ट का नियम हम लोग कैसे करें कैलकुलेटर, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में आप हेडिंग जरूर लिखें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको बताओ, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है भैया, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। देखो, तो राउल्ट्स लॉ को हम लोग जानते हैं, आइए समझाते हैं कि ये कहता क्या है। देखो, सारी बातें यहाँ पर होगी विस्तार से। सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, मतलब दाब, मतलब कि एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र के अंदर मेरे पास क्या है, विलायक है, क्या है, विलायक है। अब अगर विलायक है तो विलायक का भार भी होगा, द्रव्यमान होगा। मतलब हम लोग मोल अंश भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मोल अंश वगैरह चीज़ें आती है, ठीक है। देखो, अब इसके अंदर क्या है, विलायक है, जो क्या है, वाष्पशील है। अब आपने क्या किया, इस विलायक के अंदर ऐड कर दिया, मिला दिया, क्या मिला दिया, विलय, ठीक है ना। और ये क्या है, ये वाष्पशील है, वाष्पशील विलय आपने इसमें मिला दिया, ठीक है ना। अच्छे से करते यार इसको, वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलय आपने से मिक्स कर दिया, ठीक है। और ये क्या बताओ, ये है वाष्पशील विलायक। तो वाष्पशील विलायक में आपने मिक्स कर दिया क्या, वाष्पशील विलय।
और मिक्स करने के बाद में आपने बनाया क्या, सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन बनेगा तो देखो विलेय और विलायक दोनों क्या है इसके अंदर, वाष्पशील है, तो वाष्प दोनों के बनेंगे, वाष्प दोनों के ही बनेंगे। तो यहाँ पर इसके वाष्प घूम रहे होंगे। अब साम्य अवस्था पर, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि साम्य अवस्था पर ये जो वाष्प बने हैं, तो ये जो वाष्प है इसमें विलेय के भी है वाष्प और विलायक के भी है वाष्प, तो दोनों के वाष्प मिल करके दाब लगा रहा होगा। तो कितना दाब लगा रहा होगा इस द्रव की सतह पे, हमें उस दाब की गणना करनी है, ठीक है ना। जो विलायक है और विलेय है दोनों मिल करके बन गए विलयन, तो दोनों ही वाष्पशील विलेय है। तो जब विलेय घुला तो घुलने के बाद में जो दाब लगा रहा होगा वाष्प बन करके इस लिक्विड की सतह पर साम्य अवस्था पर, वो होगा वाष्प दाब किसका, विलयन का। तो कितना होगा हमें उसी की गणना करना है राउल्ट नियम की सहायता से, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ क्या, कि XA क्या है, विलयन में विलायक का मोल अंश, ठीक है, मोल अंश। और XB क्या होगा, विलयन में विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, ठीक है। ये मोल अंश होगा किसका, विलय का मोल अंश होगा। अब एक चीज़ और देखना ध्यान से कि जो विलय का मोल अंश है वो XB है, और जो मेरे पास PA होगा वो क्या होगा, विलयन में किसका, विलायक का आंशिक दाब, विलायक का आंशिक दाब। ये सब आंशिक दाब वगैरह क्या होता है मैंने कल सब चीज़ें समझाया था बहुत अच्छे से डीपली, ठीक है ना। तो आप जा कर के लेक्चर देख सकते हैं पिछला, अगर आपने नहीं देखा है तो। विलयन में विलय का आंशिक दाब, ठीक है। करो कॉपी फटाफट से इसका ले लो SS। चलो भाई, तो हो गया इतना लिख लिया। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए पहले यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आगे और अब हम लोग राउल्ट के नियम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे राउल्ट का नियम, ठीक है ना। राउल्ट का नहीं, हेडिंग नहीं, मतलब सब हेडिंग है, नियम, ठीक है ना। तो क्या कहता है इस नियम के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार क्या होगा, देखो कहता है विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। क्या कहा मैंने, हाँ, विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। क्या कहा मैंने, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब प्रत्येक अवयव का, विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। मतलब जो भी विलयन में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के जो आंशिक वाष्प दाब होंगे विलयन में, उसके मोल अंश का क्या होगा, समानुपाती, ठीक है ना। ये कहता है राउल्ट का नियम। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, ठीक है। अब देखो इस राउल्ट के नियम के अनुसार जो इसने कहा, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो P
ए मतलब अवयव ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो समानुपाती का चिन्ह आ गया। किसके बताओ? उसके मोल अंश के। किसमें? विलयन में। अब ऐसे ही जो पी बी है उसका भी देखो, ऐसे पी बी मतलब अवयव बी का विलयन में आंशिक वाष्प दाब समानुपाती है किसके? उसके मोल अंश के। तो मैं जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो पी ए इक्वल टू पर कॉन्स्टेंट स्थिरांक आएगा, पी नॉट ए बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर ये हटाएंगे तो यहाँ पर पी नॉट बी आएगा और एक्स बी आएगा। समझ में आया? अब देखो ये किसका है बताओ? ये जो है मेरे पास अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब है किसमें? विलयन में। ये अवयव बी का है, लेकिन मुझे तो विलयन का निकालना है। ये अवयव ए का वाष्प दाब है किसमें? यहाँ पर जो वाष्प बना होगा उसका, है ना, दाब, और ये अवयव बी का है। तो इसमें अवयव ए प्लस अवयव बी टोटल कितना होगा, है ना? तो विलयन का कुल वाष्प दाब, किसका? विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब हम क्या बोलते हैं? पी कुल। पी कुल मतलब टोटल कितना होगा? जितना पी ए का होगा उसको जोड़ दो पी बी के में। नहीं जोड़ दिया? अब देखो बताओ पी ए का मान तुमने क्या लिखा है ऊपर? पी कुल बराबर हमने क्या लिखा है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, है ना? दोनों को जोड़ दो। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा टोटल वाष्प दाब किसका? विलयन का, ठीक है ना? अब इसके बाद देखो एक चीज़ और आप ध्यान रखना, हम सभी क्या जानते हैं कि जो मोल अंश होता है अवयव ए का प्लस अवयव बी का जोड़ के एक ही तो होता है, एक होता है। अगर मैं यहाँ से अवयव बी का निकालूँ मोल अंश का मान, मतलब एक्स बी निकाल लूँ, तो एक माइनस एक्स ए लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा? लिखूँगा ना। अब इस एक्स ए के मान को, सॉरी जो एक्स बी के मान है इसमें पुट कर दें तो क्या बने? देखो पी कुल जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ ध्यान से देखना। जो पी कुल बनेगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और जहाँ एक्स बी लिखा है वहाँ मैं क्या लिखूँगा बताओ? एक माइनस एक्स ए लिख दूंगा ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पी नॉट ए है, यहाँ पर पी नॉट बी है, तो पी नॉट ए और पी नॉट बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस इंटू करूँगा तो पी नॉट बी बन जाएगा माइनस पी नॉट बी और एक्स ए। दिख रहा है? देखो यहाँ पर पी नॉट ए, यहाँ पी नॉट बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स है। एक्स ए क्या आएगा? एक्स से कॉमन आएगा किसमें? इसमें से और इसमें से। तो जब एक्स से बाहर आ गया तो क्या बना? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचेगा ना? नहीं बचेगा? और यहाँ क्या बच गया? पी नॉट बी, पी नॉट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? ये हम लोग इसको ऐसे करके लिख पाएंगे, ठीक है ना? मतलब यही चीज़ है वो ये है, ठीक है ना? अगर तुमको ये याद है ना तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है? यही हमारा क्या है। तो राउल्ट लॉ तो बस ये बोलता है, रॉल्स लॉ बस ये बोलता है, ठीक है ना? लेकिन विलयन का अगर हमें निकालना है वाष्प दाब तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा टोटल, ठीक है? और दोनों को ऐड करके जोड़ करके आएगा टोटल, और वो आपका ये आएगा, ठीक है ना? कॉपी करो इसको जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और इसका बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ, ठीक है ना? हो गया इतना? हुआ क्लियर? कॉपी करो फटाफट से। चलो भाई अब ये ग्राफ बनेगा, इसका क्या बनेगा? ग्राफ, है ना? देखो ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए सबको। एनसीईआरटी में ग्राफ है, इस पर बेस्ड ग्राफ की स्टडी सबको आनी चाहिए। ये बच्चे ना ग्राफ बनाते थे लेकिन भूल जाते हैं कि कैसे बनेगा ग्राफ। देखो यहाँ हम लोग लेंगे मोल अंश, क्या लेंगे? मोल अंश लेंगे, है ना, इधर, और इधर हम लोग क्या लेंगे? वाष्प दाब, ठीक है? और यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे? इधर वाष्प
दाब, ठीक है भाई। देखो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अवयव B है वो ज़्यादा वाष्पशील है अवयव A से। भाई P नॉट B का मान क्या है, ज़्यादा लिया है, और P नॉट A का मान क्या लिया है, कम लिया है। P नॉट A के मान का P नॉट A के मान का क्या मतलब है कि जब शुद्ध अवस्था में होगा तो इसका दाब अधिक होगा P नॉट B का, मतलब P नॉट B मतलब कि जो अवयव B है यानी कि जो विलय है वो अधिक वाष्पशील है। किससे, P नॉट A मतलब अवयव A से अधिक वाष्पशील अवयव B है। तो हमने क्या लिया, P नॉट A वो क्या लिया हमने, कम लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इधर जो है यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ किसको, P नॉट A को, है ना। यहाँ पर क्या होगा, P नॉट A, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसको ले रहा हूँ, P नॉट B को। दिक्कत तो नहीं से कुछ। अच्छा अब देखो, अब इस वाले पर यहाँ पर मैं क्या लूँगा, XA का मान, यहाँ पर XA का मान क्या लूँगा, 1 क्या लूँगा, और XB का मान क्या लूँगा, 0। बताओ XA का मान 1 है, XB का मान 0 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो अवयव A है ना केवल वही उपस्थित है, अवयव B क्योंकि उसका मोलेंस क्या है, 0 है, जिसका मोलेंस 0 मतलब वहाँ पर वो है ही नहीं, इसीलिए तो इस पर P नॉट A है केवल। P नॉट A कब होता है, जब शुद्ध अवस्था में हो, किस में हो, कुछ मिक्स नहीं है यहाँ पर, इसीलिए P नॉट A है। अब इस अक्ष पर यहाँ हम लोग क्या लेंगे, PB इक्वल टू 1 लेंगे और XB इक्वल टू 1 लेंगे और XA इक्वल टू 0 लेंगे। अब यहाँ पर XA 0 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कि विलायक नहीं है, कौन है, शुद्ध विलय यानी कि XB है। XB का मान 1 है मतलब शुद्ध रूप में है, इसीलिए हमने यहाँ पर P नॉट B लिया हुआ है, ठीक है। इस अक्ष पे प्योर B है और ये प्योर A है, ठीक है ना। अब बताओ राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि जैसे जैसे अवयव B का मोल अंश बढ़ता जाएगा, देखो भाई अवयव B का मोल अंश बढ़ तो रहा है इधर की तरफ, नहीं बढ़ रहा है, देखो हम 0 से बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं 1 हो गए, तो मोल अंश किसका बढ़ गया, अवयव B का बढ़ा मोल अंश। तो जब अवयव B का मोल अंश बढ़ेगा तो हम सभी क्या जानते हैं कि किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब, वो उसके मोल अंश का क्या होता है, समानुपाती। तो जब मोल अंश बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो मोल अंश बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा, उसका आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, जो ग्राफ मैं बनाऊंगा इसका वो ऐसा बनेगा, अवयव B का मोल अंश बढ़ रहा है तो वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, नहीं तो ये किसके लिए ग्राफ था बताओ, PB के लिए था। क्या होता है, P नॉट B और XB, देखो तो नहीं कुछ इसमें, ऐसे क्या होगा, देखो इसको पढ़ते आ जाओ, देखो इधर अवयव A का यहाँ पर क्या है, मोल अंश 0, मोल अंश बढ़ता गया, आंशिक दाब भी बढ़ता गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ मैं लिखूँगा PB बराबर PA बराबर P नॉट A और XA, देखो तो नहीं। तो देखो ये ग्राफ रीड करना सबको आना चाहिए, अगर ये ग्राफ आपको रीड करना नहीं आता है ना तो आप इसका मतलब रॉल्स के नियम को ठीक से नहीं जानते, ठीक है। तो ये रॉल्स के नियम इसके अंदर पूरा समाहित है इस ग्राफ में, ठीक है ना। और ये पढ़ना आना चाहिए कि ऐसा गया, देखो A से गया B तक, तो यहाँ पर B का लिखा हमने, मतलब मोल अंश A के नहीं देखे हमने, B के देखे हैं, तो B के लिए है ये। तो ये आंशिक दाब किसका है, अवयव B का है, तो उसके मोल अंश बढ़ रहे हैं अवयव B के, है ना। देखो 0 से 1 हो गया, है ना, इस प्रकार से। अब मुझे टोटल चाहिए, तो कुल के लिए हम इसको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिया, यानी ये हमको यहाँ पर दे रहा है P कुल बराबर कितना, P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB, है ना। वाकई है, इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से करो कॉपी। और अब इसके बाद में वाष्प प्रवस्था और विलयन प्रवस्था में जो मोल के अंश होते हैं अवयवों के, उनके मध्य क्या संबंध होता है उसे करूँगा ड्राइव, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से, फटाफट से बनाओ इस डायग्राम को। चलो भाई आ जाओ। अब इसी में जो राउल्ट का नियम है ना, उसी में मैं आपको डाल्टन से मिलवाता हूँ। किससे मिलवाऊँगा, कौन है डाल्टन, भैया जी, ठीक है।
देखो अब सुनो मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैं डायग्राम दोबारा से बनाएगा। देखो ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है ना, क्या बताओ, मैं पीले रंग से ले रहा हूँ एक अवयव को, मतलब मान लो विलायक है, कौन है वो पीले रंग का है, ठीक है ना, और जो स्काई ब्लू रंग का है ना वो कौन है, विलय कौन है। अभी ये किस में है, द्रव अवस्था में, किस में बताओ, द्रव अवस्था में है, यानी कि एक्स बी होगा और एक्स ए होगा। देखो मेरे पास कौन कौन होगा, एक्स ए कौन होगा, द्रव प्रवस्था में अवयव ए का, और ये विलायक होगा, ठीक है ना, अवयव ए का मोलंस कौन हो गया बताओ, मोलंस। और ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ ना कितनी बार। इसी प्रकार से एक्स बी क्या है, द्रव प्रवस्था में, द्रव प्रवस्था में अवयव बी का, अवयव बी का क्या चीज़ बताओ, मोलंस। क्या चीज़ होगा ये, मोलंस, है ना। अब बताओ क्योंकि दोनों ही वाष्पशील हैं, दोनों ही क्या है, तो वाष्प जो बनेंगे वो एक ही बनेंगे, जो पीले वाले वो एक हैं, है ना, बन गए वाष्प। ये रहे सारे पीले पीले वाले वाष्प, ये वाष्प के कण हैं। अब अगर अवयव ए वाष्पशील है तो हमें सभी जानते हैं, गली का बच्चा बच्चा जानते हैं क्या, कि जो अवयव बी है वो भी तो वाष्पशील है, उसके भी तो बनेंगे वाष्प। बोल बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए भाइयों बहनों, बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर उसके भी वाष्प के कण हैं, किसके कण, विलय के, जो कि बी है अवयव, दोनों के तो इसमें वाष्प के कण हैं। तो मोल अंश वाष्प अवस्था में एक्स जो होगा अवयव ए वो भी तो होगा, वाष्प प्रवस्था में जो अवयव बी है उसके मोलंस होंगे, और वहीं वाष्प प्रवस्था में अवयव ए के भी मोलंस होंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ दो तरह से, दो बातें मैं कह रहा हूँ। एक बात है कि द्रव अवस्था में भी दोनों के मोलंस हैं, ए और बी के, और वाष्प प्रवस्था में भी मोलंस हैं अवयव ए और बी के। तो जो द्रव अवस्था, जो विलयन अवस्था में मोलंस हैं अवयव ए और बी के, वो तो एक्स ए एक्स बी है, और जो वाष्प प्रवस्था में मोलंस हैं अवयव ए के, वो वाई ए होंगे। कौन होंगे, वाई ए। तो वाई ए क्या होगा, वाष्प प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था में अवयव ए का मोलंस, अवयव ए का मोल अंश। ऐसे क्या आएगा, देखो वाई बी लेंगे हम लोग, तो वाई बी क्या होगा, वाष्प प्रवस्था में, किसमें, वाष्प प्रवस्था में अवयव बी का, अवयव बी का क्या चीज़ होगा बताओ, मोलंस। क्या होगा, मोलंस। दिक्कत तो नहीं आई बात तुमको समझ में, ठीक है भाई, हुआ क्लियर। तो ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद सुनो, एक डाल्टन का नियम था, डाल्टन का एक नियम था। क्या नियम था, आप एक मिनट वो भी समझ लो। डाल्टन ने अपने नियम केवल गैस के लिए दिए थे, डाल्टन ने अपने नियम केवल गैस के लिए दिए थे, और राउल्ट ने अपने नियम द्रव के लिए दिए थे। अगर किसी विलयन के अंदर कुल कितना वाष्प दाब है, अगर वो मालूम करना हो तो राउल्ट का नियम लगाते थे, मतलब लगाते हैं। और अगर कोई कंटेनर में केवल गैस भरा हुआ है, कौन भरा हुआ है, गैस, तो उस गैस के जो अणु हैं वो कितना दाब लगा रहा है, अलग अलग कण, उसको निकालने के लिए डाल्टन ने नियम दिए थे, ठीक है। क्या नियम दिए वो मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। देखो ये मान लो मेरे पास एक पात्र है ना, छोटा सा कंटेनर है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं तुम्हें डाल्टन का नियम समझाता हूँ। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब बोलेंगे, ठीक है, वाष्प नहीं होगा यहाँ पे, आंशिक दाब नियम, ठीक है ना। ये डाल्टन ने दिए थे, और इधर ये राउल्ट का है, ठीक है। देखो डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि अगर एक सिलेंडर है, मतलब ये है गैस के अणु उसके अंदर बंद, किसमें, सिलेंडर में, ठीक है। ये गैस के कण है, क्या है, गैस के। तो ये सारे गैस घूमते फिरते रहते हैं भाई, ये रुकते तो है नहीं,
ये कैसे रहते हैं, ये निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये जो गैस के कण हैं ये निरंतर गतिशील रहते हैं और क्या करते हैं, इस पात्र की दीवार पर दाब लगाते हैं। क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, ये दाब लगाते हैं, ये दाब लगाते हैं ना। मान लो ये ऑक्सीजन के अणु हैं, ये नाइट्रोजन के अणु हैं, ये हीलियम के अणु, ठीक है ना। मतलब हीलियम गैस है, इसी के अंदर कौन गैस है, इसी में मान लो कोई दूसरा गैस है ना, CO2 गैस है। मतलब इसमें अलग अलग गैस है, कौन इसमें अलग अलग गैस है। तो कुछ दाब CO2 लगा रहा होगा, कुछ दाब हीलियम लगा रहा होगा, है ना, किस पर, पात्र पर, और कुछ दाब O2 लगा रहा होगा। तो इसके जो दाब होंगे टोटल इस पात्र में, इस सिलेंडर में जो टोटल दाब होंगे वो दाब कितना होगा। तो डाल्टन ने कहा था कि कुल दाब जो होगा वो होगा दाब, आंशिक दाब किसका, O2 का, आंशिक दाब किसका, हीलियम का, आंशिक दाब किसका, N2 का। अलग अलग अणुओं के आंशिक दाब को जोड़ दो, सबके आंशिक दाब को जोड़ दो तो कुल दाब निकल के आएगा। वो दाब होगा किसका, इस सिलेंडर का, ठीक है ना। ये किसने कहा था, डाल्टन ने। ये ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है ना, ये डाल्टन ने कहा था, ठीक है। तो मतलब इसमें अलग अलग अणु हैं तो उसके भार भी दिए होंगे। भार आपको बोल दिया 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो जब तुम्हें दिए हुए भार दिया जाएगा इसका, तो भार जब दिया होता है तो हम उसके मोल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अब क्योंकि ये अलग अलग गैसों का मिश्रण है तो मोल अंश भी निकल सकता है। जब मोल निकल सकता है तो है कि नहीं। तो अगर तुम्हें किसी सिलेंडर के अंदर कुल दाब पता हो, क्या पता हो, कुल दाब पता हो, और मैं तुमसे पूछूं कि बता अगर इसके अंदर इतने इतने अणु हैं, उसका भार इतना इतना है और इसमें कुल दाब इतना है, तो बता ये जो ऑक्सीजन अणु है ये अकेला कितना दाब लगा रहा होगा, है कि नहीं। तो जो ऑक्सीजन अपना दाब लगा रहा होगा वो होगा ऑक्सीजन का आंशिक दाब, है ना। जो हीलियम गैस दाब लगा रहा होगा खुद अपना अणु हीलियम का, यह हीलियम का ना अणु नहीं होता, हीलियम गैस होता है, ठीक है। हीलियम जो है वो कितना दाब लगा रहा होगा, है ना। तो हीलियम का दाब कैसे निकालोगे अकेले का, तो उसका आंशिक दाब। तो उस दाब को निकालने के लिए डाल्टन भैया ने एक वो दिया था, सूत्र दिया था। क्या दिया था, सूत्र कहा था कि अगर तुमको ऑक्सीजन अणु का निकालना है आंशिक दाब, तो कुल दाब की गुना होगी उसके मोल अंश के साथ। मोल अंश के, ये किसने दिया बताओ, डाल्टन ने। आंशिक दाब ही तो है लेकिन किसका, गैस का, किसका गैस का। और विलयन में आओगे तो राउल्ट ने दिया, राउल्ट ने PaPb बोल दिया, है ना, द्रव A द्रव B। तो वही हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या है, यहां पर जो मोल अंश है द्रव प्रवस्था में अवयव A का, और यहां मोल अंश है A का लेकिन वाष्प प्रवस्था में, तो इनमें संबंध क्या है, इसमें ये हमें स्थापित करना है, ठीक है ना। तो आप जो हेडिंग बनाओगे इसके ऊपर हेडिंग क्या बनाओगे, वाष्प प्रवस्था व द्रव प्रवस्था में उपस्थित अवयवों के मोल अंश में संबंध, मोल अंश में संबंध, ये आपकी हेडिंग बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, देखो R बराबर D करना है। क्या करना है, R इक्वल टू D, R फॉर राउल्ट और D फॉर डाल्टन, ठीक है ना। जब द्रव अवस्था में था तो अवयव A का आंशिक दाब कितना था, अवयव A का आंशिक दाब था P0A और XA, ये था ना, अरे था कि नहीं था, ये क्या था, अवयव A का आंशिक दाब था, वाष्प दाब था। और वहीं डाल्टन ने क्या कहा, वाष्प अवस्था में मतलब गैस अवस्था में क्या कि P टोटल, यहाँ हम P कुल लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके मोल अंश। अवयव A का डाल्टन के अनुसार आंशिक वाष्प, आंशिक दाब, आंशिक
पी कूल और वाई ए क्या है? वाष्प प्रवस्था मोलेंस। देखो था ना, पी कूल और एक्स मोलेंस था किसका? O2 का। तो गैस अवस्था में तो है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या देखो, ये मोलेंस किस में है? विलयन में। और ये मोलेंस किस में है? वाष्प में, है ना, दोनों में संबंध। तो हम यहाँ से अगर हमसे ये कह देगा कि आप अवयव ए का निकालो मोलेंस किस में? वाष्प प्रवस्था में। तो अवयव ए का निकालेंगे तो क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या आएगा? हाँ, पी कुल आएगा, पी कुल आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे पी कुल, दिक्कत तो नहीं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। दोनों में संबंध हम लोग स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, ऐसे ही सेम तरीके से वाई बी का भी निकल जाएगा, वाई बी का निकल जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकालोगे? देखो, इक्वल कर देना आपस में, ठीक है ना। फिर वाई बी क्या होगा? पी बी अपॉन पी कुल। अभी पी बी कहाँ से आ गया भाई? अरे आंस पी बी को हम लोग पी नॉट बी और एक्स बी भी तो लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, पी ए भी तो लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा? हमारा संबंध स्थापित हो गया, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको आज समझाया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वयं से पहले एग्जाम्पल करने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में आप मेरी वीडियो को देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्वेश्चन पर अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।